स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था दर्पण से परावर्तन के नियम। उसके पश्चात हमने उत्तल दर्पण के लिए सारणी पढ़ी थी और सारणी के बाद हमने किरणारेख पढ़ा था। तो उत्तल दर्पण से किरणारेख में हमने ये पढ़ा था कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा यदि वह अनंत पर है। दूसरा, अनंत और ध्रुव के मध्य कहीं भी हो तो दूसरी तरफ उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य बनता है। आज देखो हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण और उसका किरणारेख। तो आज अपनी हेडिंग है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का किरणारेख। देखिए क्या है, फर्स्ट में हमने कंडीशन पढ़ी है नंबर 1, जब आपकी वस्तु कहां पे हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो स्थित हो, जब अनंत पर स्थित होगी तो अवतल दर्पण में देखो क्या सिचुएशन होगी। ये मुख्य अक्ष हो गई, ध्रुव P हो गया, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, यहां से चली गई, ये प्रकाश किरण आई, यहां से चली गई, ये प्रकाश की किरण आई, यहां से चली गई, ये प्रकाश की किरण आई, और ये इस तरह से इससे प्रतिच्छेद होगी। जिस पॉइंट से सारी किरणें जा रही हैं वो पॉइंट कहलाएगा फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट पर अंतिम प्रतिबिंब है वो बनता है। सेकंड देखिए नंबर 2, जब वस्तु कहां पे हो, अब देखो हम अनंत से थोड़ा नजदीक लेके आते हैं तो वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य हो। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य हो, अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य होगी तो उसका प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। ये दर्पण हो गया आपका, ये मुख्य फोकस P, उसके बाद ये F है आपका। अब वस्तु रखी है वक्रता केंद्र C तथा अनंत के मध्य, तो यहां भी इसमें वस्तु रखी है AB। वस्तु AB के A सिरे से दो प्रकाश किरणें चलती हैं, एक पहले नियम का पालन करती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तित होकर फोकस बिंदु से चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से आती है और बिना विचलित हुए जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाती है, और इनका प्रतिच्छेद बिंदु है, वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है A' B'। तीसरा देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। या इसका P हो गया ध्रुव, ये आपका F हो गया और ये हो गया आपका C। अब C पर वस्तु रखी है AB। AB के A सिरे से दो प्रकाश किरणें निर्गत हो रही है, एक मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और किससे जा रही है, फोकस बिंदु से जा रही है, और दूसरी प्रकाश की किरण ध्रुव P पर आपतित होती है और एंगल समान बनाते हुए क्या चली जाती है, सीधी चली जाती है। इनको बढ़ाते हैं आगे तो एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद होती है और प्रतिबिंब A' B' का निर्माण करती है। ये दोनों प्रतिबिंब आकार में समान होते हैं और एक वास्तविक और उल्टे इसमें बनते हैं। नंबर 4 देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य, वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के मध्य हो, फोकस बिंदु के मध्य हो, अगर ऐसा होगा तो देखो आपके पास ये सिचुएशन रहेगी, ये आपका अवतल दर्पण हो गया और ये इस अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया।
ये आपका फोकस पॉइंट हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र सी हो गया, वस्तु को रख दिया वक्रता केंद्र सी और ध्रुव के मध्य। तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से चलेगी, दूसरी प्रकाश की किरण ध्रुव भी परावर्तित हुई और फिर आगे चलेगी। तो इसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। और ये प्रतिबिंब होगा आकार में वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा, ए डैश बी डैश, और वस्तु से बड़ा होगा तो किसके मध्य बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र सी के मध्य बनेगा। देखिए हम पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख। पहला है कि वस्तु अनंत पर, वस्तु अनंत पर होती है तो सारी किरणें फोकस बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है, क्योंकि पहले नियम का पालन हो रहा है, दर्पण से परावर्तन के प्रथम नियम का पालन हो रहा है। प्रथम नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो क्या होती है, फोकस बिंदु से जाती है। तो फोकस बिंदु से जाएगी, एच पर सारी किरणें प्रतिच्छेद होंगी तो फोकस बिंदु पर उसका अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, बिंदुवत आकार का होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। दूसरा देखिए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो, यानी थोड़ा नजदीक लेके आते हैं वस्तु को, अनंत से उठा के अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य लेके आते हैं, तो वस्तु के ए सिरे से दो प्रकाश किरणें निर्गत होती हैं। पहली प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से परावर्तित होती है और फोकस बिंदु से चली जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र सी परावर्तित होती है और जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस चली जाती है, यानी जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस चली जाती है, और दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, जो कि वास्तविक और उल्टा है और आकार में वस्तु से क्या है, छोटा है। तीसरी सिचुएशन देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो वक्रता केंद्र पर वस्तु रखेंगे तो ए सिरे से दो प्रकाश किरणें निर्गत होंगी। एक प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी और फिर फोकस बिंदु से चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण ध्रुव की परावर्तित होगी और उसी एंगल से परावर्तित हो जाएगी। दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, जो आकार में वस्तु के समान होगा लेकिन वास्तविक और उल्टा होगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो इस तरह से बनेगा कि इसके ए सिरे से दो प्रकाश किरणें निर्गत होंगी। पहली प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आकर फोकस बिंदु से चली जाएगी परावर्तित होकर। दूसरी प्रकाश की किरण है वो उसी एंगल से आपतित होगी और उसी से परावर्तित हो जाएगी, ध्रुव भी परावर्तित होकर, और फिर आगे प्रतिच्छेद बिंदु पर इनका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा, जो आकार में वस्तु से बड़ा होगा और वास्तविक और उल्टा होगा। इसके बाद देखिए, इसके आगे नंबर 4 सिचुएशन, अब वस्तु को थोड़ा और नजदीक लेके आते हैं और वस्तु को कहां रखते हैं, वस्तु को रखते हैं कि फोकस बिंदु पर। तो नंबर 5 में हम वस्तु को रखेंगे फोकस बिंदु पर या मुख्य फोकस पर। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, यानी ये आपका दर्पण, ये पी हो गया और ये आपका मुख्य फोकस है यहां पे, और इस पर रखी वस्तु ए बी वस्तु से एक प्रकाश की किरण आती है जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, फोकस बिंदु से चली जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण है वो ध्रुव भी परावर्तित होती है और जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से निर्गत हो जाती है या परावर्तित हो जाती है। अब इन किरणों को आगे बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे के समांतर प्राप्त होती हैं, और अगर दो किरणें समांतर प्राप्त हो रही हैं तो इसका अर्थ ये है कि ये अनंत पर प्रतिच्छेद होती है, और जहां पर प्रतिच्छेद होती है वहां पर वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए यहाँ अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनता है। अब अनंत पर प्रतिबिंब बनता है वो आकार में काफी बड़ा होता है और हमें इसकी प्रकृति जो है वो वास्तविक और उल्टी प्राप्त होती है। नंबर 6 लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, आगे काम भी आने वाली है। जब वस्तु को आप ध्रुव P तथा मुख्य फोकस के मध्य रखते हैं, तो आपको कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह आपका दर्पण
और ये इसका हो गया ध्रुव P। ये है P और ये है F। आपने वस्तु को रख दिया P और F के मध्य, ए बी वस्तु है, ए सिरे से प्रकाश की किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर और अपवर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से चली गई, और दूसरी प्रकाश की किरण जो है वो ध्रुव P पर आपतित हुई, और P पर आपतित होकर जिस कोण से आपतित हुई थी उसी कोण से क्या हो गई, निर्गत हो गई। अब देखो इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, और प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इनके पीछे की तरफ, पीछे की ओर एक पॉइंट पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश, जो आकार में वस्तु से काफी बड़ा होता है, और प्रकृति जो होती है इसकी वास्तविक और उल्टी न होकर आभासी व सीधी प्रकृति का होता है। तो ये कुल 5 कंडीशंस हैं, जिन 5 कंडीशंस में आपको वस्तु की स्थिति है वो वास्तविक और उल्टी, और एक कंडीशन में आभासी और सीधी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके पश्चात देखिए परावर्तन के प्रकार। परावर्तन कितने प्रकार का होता है, नेक्स्ट एलियम में परावर्तन के प्रकार। पहला नंबर 1 होता है नियमित परावर्तन। देखो नियमित परावर्तन का मतलब होता है अगर आपके पास पृष्ठ ऐसा हो कि उसका तल चिकना हो, तो चिकने तल पर होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन, या ऐसा परावर्तन जिसमें आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात समान दिशा में निर्गत होती हैं। नियमित परावर्तन कहलाता है। यदि आने वाली किरणें और परावर्तित होने वाली किरणें जो है वो एक निश्चित दिशा में होती हैं, सभी की सभी, यानी ये किरणें आ रही हैं तो इसको हम एक किरण पुंज कहते हैं, तो किरण पुंज के रूप में आ रही है, परावर्तित होकर निश्चित दिशा में जा रही हैं सभी की सभी, यानी आने वाली किरणें भी समांतर हैं, जाने वाली किरणें भी क्या हैं, समांतर हैं। तो इस तरह का जो तल होता है उस तल पर अगर परावर्तन हो जाए तो वो परावर्तन कहलाता है नियमित परावर्तन। ये इनके विलंब हो गए। ये है आपतित किरणें, आपतित प्रकाश किरणें, और ये होंगी परावर्तित प्रकाश किरणें। इस परावर्तन की विशेषता क्या होती है, देखिए विशेषता ये है इसकी कि इसमें आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, आवर्ती, आयाम आदि नियत रहते हैं। परंतु क्या बदल जाती है, तीव्रता परिवर्तित हो जाती है। और तीव्रता के परिवर्तित होने का कारण ये है कि जो आने वाला प्रकाश है उसकी कुछ ऊर्जा इस पृष्ठ को गर्म करने में व्यय हो जाती है, यानी जब इस पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो पृष्ठ गर्म हो जाता है, यानी कि कुछ ऊष्मा का
अवशोषण कर लेता है तो कुछ ऊष्मा अवशोषित होने के बाद परावर्तित होती है। तो आपतित प्रकाश की जितनी ऊर्जा होती है उतनी ऊर्जा हमें परावर्तित प्रकाश की प्राप्त नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि इस परावर्तन में आपकी तीव्रता है वो बदल जाती है, यानी तीव्रता है वो चेंज हो जाती है। बाकी सारी चीजें यानी आयाम, तरंग दैर्घ्य, आवर्ती, बाकी सभी चीजें क्या रहती हैं, नियत रहती हैं। ऐसे परावर्तन को कहते हैं नियमित परावर्तन। और उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे चिकने तल पर होने वाला परावर्तन। अगर आपके पास तल चिकना है तो चिकने तल पर होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। अब देखिए नंबर दूसरा जो है वो है आपका विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन, जिसमें नियमित के गुण नहीं होंगे, वो विसरित परावर्तन होगा। विसरित परावर्तन की विशेषता ये होती है कि इस परावर्तन में आपको किरणें भिन्न भिन्न दिशा में प्राप्त होती है। यानी नंबर 2 विसरित परावर्तन। इस परावर्तन में आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात इस परावर्तन में आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात अपनी स्थिति अनुसार भिन्न भिन्न दिशा में निर्गत होती है। इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। अब देखो विसरित परावर्तन के लिए आपके पास तल कैसा होना चाहिए, खुरदरा, या फिर इस तरह के खुरदरे तल पर आप परावर्तन करवाओगे तो परावर्तन होगा विसरित परावर्तन। 3 किरणें हैं, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक यूं जा रही है, तो इन किरणों की दिशाएं जो है वो भिन्न भिन्न है। ऐसा परावर्तन जो होता है वो होता है विसरित। आपतित प्रकाश किरणें, आपतित प्रकाश किरणें, और ये हो जाएंगी परावर्तित प्रकाश किरणें। यह जाएगा खुरदरा तल। और इसकी विशेषता भी उस नियमित परावर्तन की तरह होती है कि आपतित प्रकाश जितनी तीव्रता का होता है, अपवर्तित प्रकाश की तीव्रता उतनी नहीं होती, यानी उसकी तीव्रता में कुछ अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परावर्तन की घटना में आवर्ती, आयाम, तरंग दैर्घ्य नियत रहते हैं, लेकिन उसकी तीव्रता जो है वो परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि कुछ भाग पृष्ठ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और पृष्ठ द्वारा अवशोषित होने के कारण हमें तीव्रता का मान, ऊर्जा का मान है वो कम प्राप्त होता है, मूल मान है वो हमें सही प्राप्त नहीं होता। तो इस तरह के परावर्तन की घटना में आपके पास नियमित और विस्तृत प्रकार के परावर्तन प्राप्त होते हैं। अब देखो ये जो परावर्तन की घटना है इसका या फिर इससे जुड़ी हुई युक्तियों का हमारे सामान्य जीवन में क्या उपयोग होता है, सामान्य जीवन में ये क्या काम आती है, तो वो देखिए। दैनिक जीवन में दर्पण के उपयोग, दैनिक जीवन में दर्पण यानी विशेषकर गोलीय दर्पण की बात हो रही है यहाँ पे, कि उपयोग क्या होते हैं। पहला नंबर 1 हम पढ़ लेते हैं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण के बारे में
देखो अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण सामान्यतः हमारा चेहरा देखने के लिए यानी हम सजने संवरने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो होता है अवतल दर्पण। इसका उपयोग ये किया जाता है। नंबर 2, दंत चिकित्सक। दंत चिकित्सक का मतलब होता है दांत का डॉक्टर। दंत चिकित्सक, इसका उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए या बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। नंबर 3, इसका उपयोग जो लाइटें होती हैं, वाहनों की जो लाइटें हैं यानी वाहनों के अग्र दीपों में प्रकाश को छितराने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग वाहनों के अग्र दीपों, अग्र दीपों का मतलब हेडलाइट होता है, अग्र दीपों के प्रकाश को बिखेरने व देखने के लिए होता है। ठीक है। नंबर 4, इसका उपयोग सामान्यतः घरों में, इसका उपयोग हम दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए आपके अवतल दर्पण के उपयोग। इसका उपयोग सजने संवरने के लिए किया जाता है। दंत चिकित्सक या दांतों के डॉक्टर इसका उपयोग दांतों के बड़े प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग वाहनों के गतिकों यानी हेडलाइटों में प्रकाश को छितराने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग हम दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट है अपना उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का सामान्य जीवन में क्या उपयोग होता है वो देखो। नंबर 2 है उत्तल दर्पण। अब देखो उत्तल दर्पण जो होता है उसका एरिया बड़ा होता है यानी उसकी दृष्टि परास बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसका उपयोग क्या किया जाता है, वाहनों में जो पीछे आ रहे साधन होते हैं या दूसरे वाहन होते हैं उनका प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो वाहनों में पश्च के चित्रों को देखने के लिए किया जाता है। दूसरा, प्रकाश का विसरण करने हेतु यह प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में दर्पण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनका हमारे सामान्य जीवन से बहुत अच्छा गहरा नाता है, यानी इनके बिना हमारा कोई काम नहीं होता है। तो दर्पण जो है वो हमें काम में लेने होते हैं, सुबह से शाम तक काफी काम में लेते हैं। और आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो वाहन होते हैं उनके आगे लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर लेजर देन दे अपीयर, मतलब वो जितने दिखाई दे रहे हैं उससे कहीं नजदीक होते हैं, यानी ये देखने में हमें काफी दूरी पर दिखाई देता है उत्तल दर्पण में, लेकिन वो वास्तव में क्या होता है, नजदीक होता है। क्लोजर देन दे अपीयर, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, जो जैसे वो दिखाई दे रहे हैं उससे ज्यादा नजदीक होते हैं, क्योंकि इसका दृष्टिपरास बड़ा होता है। तो इसमें प्रतिबिंब जो बनते हैं वो आभासी और सीधे बनते हैं, लेकिन आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो अपनी प्रकाशीय घटना है
वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जैसे हमने परावर्तन की घटना पढ़ी है कि परावर्तन की घटना में किसी तल पर प्रकाश आपतित होता है और उस तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में चला जाता है। क्योंकि प्रकाश की घटना में हमने ये पढ़ा था कि तल कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। लेकिन अपवर्तन की घटना में तल जो है वो पारदर्शी होगा। यानी अगर किसी पारदर्शी तल पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होगी तो वो उस पारदर्शी तल से गुजरने के पश्चात अपनी मूल दिशा से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी और प्रकाश की यह घटना कहलाएगी प्रकाश का अपवर्तन। परिभाषा देखिए क्या होती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब यह अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश की घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास एक तल है और इस तल को हमने कह दिया पारदर्शी तल। यूं मान लो नीचे पानी है और ऊपर क्या है, हवा है। नीचे पानी का माध्यम है और ऊपर किसका माध्यम है, हवा का माध्यम है। और एक लाइन मैंने खींच दी सीधी ऊपर से नीचे तक, ये आ गया अभिलंब। ये क्या कहलाएगा, अभिलंब। यानी इसकी मदद से हम कोणों का मापन कर सकते हैं। अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहा जाता है और अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहा जाता है। तो देखो कोई प्रकाश की किरण जो सीधा आपतित हो रही है, अभिलंब पर आपतित होने के बाद वो अपनी मूल दिशा से थोड़ा विचलित हो जाती है, यानी अपनी मूल दिशा है उससे थोड़ा भटक जाती है। रीजन क्या होता है, देखो अगर माध्यम विरल है आपके पास, और विरल का मतलब होता है ऐसा माध्यम जिसके लिए अपवर्तनांक का मान कम हो। सघन का मतलब है ऐसा माध्यम जिसके लिए अपवर्तनांक का मान ज्यादा हो। तो देखो ये आपका है वायु का माध्यम, इसको आप विरल कह सकते हो। किसकी तुलना में, ये है आपका पानी का माध्यम, ये है सघन माध्यम। तो ये प्रकाश की किरण अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी आपतन कोण आई जो है वो इसके अपवर्तन कोण आर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। या अपवर्तन कोण आर छोटा हो जाएगा और आपतन कोण बड़ा हो जाएगा। ये तो होता है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है। तब कोण आई जो है वो ग्रेटर देन होता है कोण आर। और दूसरा है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो देखो क्या हो जाता है, कोण आई तो छोटा हो जाता है और कोण आर क्या हो जाता है, बड़ा। तो ये तो मैंने जो बनाया है ये डायग्राम तो 1 नंबर का है। अब मैं 2 नंबर के लिए डायग्राम बना रहा हूं। तो 2 नंबर के लिए डायग्राम यहां पे देखो आप, ये इसका डायग्राम है, ये नीचे जल भरा हुआ है, ये अभिलंब है, यहां से कोई प्रकाश किरण आ रही है, ये आपतन कोण आई है। अब देखो
थोड़ा सा चेंज करते हैं, सघन से विरल में भेजते हैं इसको, तो